चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तुम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम जल्दी से ये चैप्टर कंप्लीट करा दो। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपने स्टडीज़ में, असाइनमेंट्स में, बट डोंट वरी, अब हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे अपने सोशोलॉजी के सिलेबस को। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जल्दी आ जाएंगे, पर सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है कंप्लीट करना अपने सिलेबस को। तो सबसे पहले चैप्टर की थीम को समझते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बता दूं मैं तुम्हें। इस पूरे चैप्टर में तुम यही पढ़ोगे कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कैसे रूरल सोसाइटी में रहा करते थे, क्या चेंजेस आए जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे रूल करने लगे, एंड उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंस हमें हासिल होता है, देन उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे रूरल सोसाइटी का इन डिटेल। अब तक यू कैन से 2011 के सेंसस के हिसाब से जो भी डेटा है वो हम सब देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? जय हिंद। आई होप मेरे सभी विद्यार्थी बिल्कुल ठीक हैं और तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो चलो चैप्टर में मूव करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, दिस इज सवी एंड आप सभी की सविधि या फिर सवी मैम। मेरा नाम है अदिति ओझा। अब थोड़े कहानी के फॉर्म में चलते हैं। अपने एनसीईआरटी के बुक को निकाल लो एंड अंडरलाइन करते चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैं बताती चलूंगी, एंड एक स्टोरी को, हम इस पूरे चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, क्या होता था हमारे सोसाइटी में, कैसी हमारी मतलब हम लोग बेसिक हम जानते हैं कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, 69% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की थी, रूरल सोसाइटी की थी, रूरल एरिया की थी, वो डिपेंडेंट थी किस पे? एग्रीकल्चर पे, राइट। हम जो भी काम करते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ करता था, चाहे हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे स्टोरिंग का काम हो, एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे क्या था ना कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड था ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था हमारे लाइफ के लिए, हमारे इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, साथ में हमारे कल्चर से भी ये काफी ज्यादा एसोसिएटेड था। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी, एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी तो था ही लैंड। एग्रीकल्चर लैंड एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम लैंड पे खेती बाड़ी करते थे एंड जो भी हमारा अन्न था तो कुछ हम रखते थे अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए और कुछ हम क्या करते थे मार्केट में बेच दिया करते थे, जिससे हमें पैसा मिलता था, प्रॉफिट कमाना हमारा होता था। तो ये सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं था, एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी था। जिसके पास जितना लैंड होता था उसको समाज में उतनी ज्यादा इज्जत मिलती थी एंड उसका जो लिविंग लाइफस्टाइल जो था वो काफी ज्यादा बेटर भी था, राइट? सिर्फ एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन ही नहीं, पर साथ में हमारे लिवलीहुड, हमारे जीने का, हमारे रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था हमारा हमारा जो लैंड था। ऑल्सो हम देखते थे कि ये एक वे ऑफ लाइफ, मतलब हमारे कल्चर से भी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गया था। कैसे कनेक्टेड हो गया था वो समझते हैं। जैसे कि अगर तुम सुने होगे इन फेस्टिवल्स के नाम, हमारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स जो है डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया में हम देखते हैं, जैसे पोंगल सेलिब्रेट होता था तमिलनाडु में, होता है अभी भी। बिहू सेलिब्रेट होता है आसाम में, बैसाखी इन पंजाब। सो ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर। सो हमें देखने को मिलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चरल लैंड, कि इसके ऊपर हम लोगों ने फेस्टिवल ही मतलब मनाने लगे, हम लोग सेरेमनीज मनाने लगे। तो समझते हैं थोड़ा सा और एग्रीकल्चर और कल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर और कल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर से हमें खाने को मिलता था, इनकम हमें मिलता था, तो हम लोग सर्वाइवल के लिए इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। साथ ही में हमारी जो फार्मिंग होती थी उससे हमें इनकम मिलती थी, हमारा लाइफस्टाइल बेटर ऑफ होता था, हमें सोशल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिलता था एग्रीकल्चर की वजह से, लैंड की वजह से, इजंट इट? ऑल्सो हमारे ट्रेडिशन और रिचुअल से कैसे कनेक्टेड हो गया, जैसे कि हम हार्वेस्टिंग करते थे तो हम जैसे तुमने सुना होगा एक पोयम था हिंदी में जिसमें हम क्या करते थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे, हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम गाने गा रहे होते हैं। यू कैन से जो फार्मिंग का काम था वो अकेले इंसान नहीं करता था, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स इसमें हेल्प किया करते थे। ठीक है, तो ये जो फार्मिंग का, ये जो एग्रीकल्चर का काम था, ये एक काइंड ऑफ मिलजुल के किया जाने वाला काम था, राइट? एंड ये जो एग्रीकल्चर था इसमें हमें क्या देखने को मिलता था कि हम लोग जो है वो डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो गए थे ऑन सन, रेन, वाटर, रिवर, सॉइल, इन सभी पे बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट हो जाते थे। तो इसको रिस्पेक्ट करने के लिए, इन सभी रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करने के लिए एंड एक फेस्टिवल टुगेदर हम लोग मनाते थे टू सेलिब्रेट टुगेदरनेस, राइट? थ्रू फेस्टिवल सॉन्ग्स, डांसेस एंड कस्टम्स के थ्रू हम एक सेरेमनी बनाने लग गए इसको। जैसे ही हमारा हार्वेस्टिंग कंप्लीट होता था, हम लोग हमारा
जैसे ही हमारा प्रोडक्शन का काम कंप्लीट होता था, हमारा हार्वेस्टिंग एक्चुअल में हो जाता था, उसके बाद हम एक फेस्टिवल मनाते थे, खुशियां मनाते थे कि फाइनली अब हमारा अन्न निकलेगा एंड अब हम इसे सेल करेंगे, इसे रखेंगे। सो एक फेस्टिवल की तरह हम इसे एकजुट होकर मनाया करते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडियन सोसाइटी में लोग जो थे वो एकजुट होकर रहते थे, कलेक्टिव थे, एंड फैमिली रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे, राइट। इंटरफेरेंस था फैमिली एंड किनशिप्स में। साथ में हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, हम अपने फेस्टिवल्स में लगे रहते थे एंड खुश रहते थे हमेशा, राइट। सो यही एक छोटी सी स्टोरी है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि एग्रीकल्चरल लैंड हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था पहले भी, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। सो ये तुम्हें समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर और कल्चर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आई होप। अब हम समझेंगे कि आगे की कहानी क्या है। हमारा कल्चर तो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, साथ में सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा कनेक्टेड है। हमारे सोशल स्ट्रक्चर भी इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे लैंड से। कैसे है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे, पर इन बेसिक्स में बता दूं तो रूरल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर ही हम नहीं करते थे, और भी ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे एग्रीकल्चर के अलावा। जैसे कुछ आर्टिशंस थे जिनका काम क्या था, पॉटरी करते थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे, आयरन स्मिथ्स थे, गोल्ड स्मिथ्स थे। ये सारे कुछ आर्टिशंस थे, क्राफ्ट्स पीपल थे, जो हमें पहले के विलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा क्राफ्ट का प्रोडक्शन था, हम लोग जो कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, वो उनके आने की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टिशंस थे वो वापस फार्मिंग में चले जाते हैं, एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। ऐसा कंडीशन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है इन योर स्ट्रक्चरल चेंज, इफ यू रिमेंबर। सो हम देखते हैं कि इनका जो रोल है अब काफी ज्यादा कम हो चुका है। अभी हम देखते हैं क्या कि काफी पहले के टाइम पे काफी स्पेशलिस्ट थे एंड क्राफ्ट्स पर्सन थे। स्पेशलिस्ट मतलब जैसे स्पेशलिस्ट के ही बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, कास्ट सिस्टम को बनते हुए देखते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब कुछ लोग अपने काम में बहुत स्पेशल हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स थे, प्रीस्ट थे, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, ऑयल प्रेसर्स थे, स्टोरी टेलर्स थे। एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन पहले के टाइम पे हमें रूरल सोसाइटी में देखने को मिलता था। कास्ट सिस्टम एज अ होल अगर मैं बात करूँ तो वो भी स्पेशलिटी के बेसिस पे बना होता था। मेरा ट्राइंगल कभी सीधा बनता ही नहीं है। वेल, सबसे ऊपर थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स बहुत स्पेशलिस्ट थे इन देयर वर्क ऑफ टीचिंग एंड प्रीचिंग वेदास। क्षत्रियस जो थे वो भी काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट थे इन दी वॉरफेयर। वैश्यास क्या थे, बहुत अच्छे खासे स्पेशल थे, या यू कहो टैलेंटेड थे इन देयर वर्क ऑफ बिजनेस, राइट। वैश्यास थे वैसे। एंड द लास्ट वन इज शूद्रास। तो शूद्रास कौन थे, इसके हिसाब से हमारे शूद्रास जो थे वो सर्विस कास्ट पीपल थे। स्पेशलिस्ट कौन थे, स्पेशलिस्ट थे ये सब, एंड सर्विस कास्ट पीपल कौन थे, हमारे शूद्रास थे, जिनका काम था ड्राई क्लीनिंग करना, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्लियर एवरीवन। सो देख रहे हो तुम कि कैसे क्लास, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एग्रीकल्चर से ही उत्पन्न हुआ है एज अ होल, वी कैन से, राइट। सो अब समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा, हमारे सर्वाइवल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहा है, और साथ में इसी ने कहीं ना कहीं शेप किया है जो हम कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं। क्लियर, ओके। अब हम देख रहे हैं कि कास्ट सिस्टम धीरे धीरे जा रहा है। ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एज अ होल मैं कहूँ ये डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कि अभी तुम हार्डली देखोगे सर्विस कास्ट पीपल को, गोल्ड स्मिथ्स को, पॉटर्स को बहुत कम दिखेंगे। क्यों दिखेंगे कम, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रूरल और अर्बन सोसाइटीज जो है वो अब मिक्स हो रही हैं, राइट। इंटरकनेक्शन हो रहा है गांव और शहरों का, जिससे अलग अलग इकोनॉमीज, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन आ रहे हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं कि जो लो कास्ट के पीपल है या जो गांव के लोग हैं एज अ होल, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं, पोस्टल वर्क्स या फैक्ट्री वर्कर्स के काम कर रहे हैं। सो नई नई ऑक्यूपेशंस अब के टाइम में आ रही है, पुरानी ऑक्यूपेशंस जो है वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही है। काइंड ऑफ दिस वी आर सीइंग, और रिप्लेस हो रही है एज अ होल, वी कैन से द बेस्ट वर्ड विल बी। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सब समझ में आ गया कहानी अब तक की, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एंड आगे की बातें डिस्कस करते हैं। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर पहले के टाइम पे कैसा था, कास्ट और क्लास जो है रूरल इंडिया में कैसा हुआ करता था वो समझते हैं। नाम बहुत भारी भारी है पर है कुछ नहीं, ठीक है, तो समझते हैं पहले। जैसे मैंने बात किया कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस था, फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी था इन रूरल सोसाइटी, जो हम डिस्कस करके आए हुए हैं वही बताया हुआ है। तो जानते हो कि लैंड जो है वो हर किसी को नहीं मिला था, राइट। जो रिच थे उनको, या यू कहो जो सोशल स्टेटस जिनका ज्यादा था, उनके पास लैंड रिसोर्सेस थी।
मतलब कुछ लोगों के पास लैंड था, कुछ लोगों के पास लैंड नहीं था, इन शॉर्ट यही बोल रही हूँ मैं। तो लैंड क्या था, एक ऐसी प्रॉपर्टी थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं थी टू ऑल पीपल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात करें तो मोस्ट रीजन में हाईली अनइक्वल था। क्लियर, यानी कि तुम देखोगे काफी मतलब काफी ज्यादा लैंड बहुत कम लोग ऑक्यूपाई करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि 40 to 50% ऑफ द पीपल को तुम देखोगे कि उनके पास कोई जमीन थी ही नहीं। ठीक है, तो इतनी जमीन है एंड ये बहुत स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ लोगों के पास थी, एंड इतने सारे लोग थे जिनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, ये बता रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन था हमारा। तो जो 40% से लेके 50% तक के जो लोग हैं, मतलब इतने सारे जो लोग हैं, वो क्या करते होंगे जब उनके पास लैंड नहीं है। तो इतना बड़ा लैंड जो छोटे परसेंट ऑफ द पीपल ऑक्यूपाई करते थे, उस लैंड पे जाके काम किया करते थे, यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर का काम मोस्ट ऑफ द पीपल किया करते थे पहले के टाइम पे। क्लियर एवरीवन? तो क्या देख रहे हैं हम कि वो जिंदा कैसे थे, वो सर्वाइवल पे कैसे थे, ये समझ में आ रहा है सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबरर करके। तो हम देख क्या रहे हैं, फ्यू फैमिलीज जो थी वो वेल टू डू थी, बाकी मेजोरिटी जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो में ऑक्यूपाई कर रही थी, रह रही थी। ओके, दिस वाज द कंडीशन। अब फीमेल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो तुम जानते हो कि भाई फीमेल्स को काफी कम हम देखते हैं कि उनके पास ओनरशिप ऑफ लैंड होता है, मतलब जमीन पे उनका मालिकाना हक बहुत कम होता है, यह रहा है पहले से भी देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम देखते हैं कि मेंस का जो लैंड है वो मेंस ही होल्ड ऑन करते हैं। हो सकता है कि फीमेल के नाम पे कोई लैंड हो, पर उसे उसका देख रेख जो है वो फिर भी मेल ही करता है, यही पूरे पैराग्राफ में तुम्हें बताया हुआ है। तो वुमेन्स को काफी कम एक्सेस मिलता है ऑन लैंड। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे तुम्हें एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब समझाया हुआ है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हें समझ नहीं आए तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन दिया यहाँ पे। अग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अग्रेरियन स्ट्रक्चर मतलब एक यू कहो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किसके पास कितनी जमीन है, ये हम एग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किसके पास कितनी जमीन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ओके, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन दी प्रीवियस टाइम्स, तो हम देखते हैं कि एक्सेस ऑफ कितनी जमीन तुम्हारे पास है, ये तय करेगा कि तुम्हारे मतलब सोसाइटी में तुम्हारी कितनी इज्जत होगी, सोसाइटी में तुम्हारा क्या पोजीशन होगा, ये डिसाइड करेगा क्या कि तुम्हारे पास कितनी अमाउंट ऑफ जमीन है। तुम्हारे पास कम जमीन है तो तुम्हें कम रिस्पेक्ट मिलेगा, ज्यादा जमीन है तो तुम्हारा अच्छा खासा तुम्हें प्रॉफिट भी जनरेट होगा और सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा होगा और लिविंग कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी। राइट, सो दिस वाज द कंडीशन। सो इस कंडीशन के हिसाब से या यू कहो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के हिसाब से हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज बनाई। जैसे पहले कैटेगरी है मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स। मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स वो लैंड ओनर्स थे जिनके पास अच्छी खासी अमाउंट ऑफ लैंड थी, जमीन बहुत अच्छी खासी अमाउंट में थी, एंड इतना तो वो कमा ही लेते थे कि उनकी प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती थी एंड वो अच्छे से रह पाते थे, एंड उनकी भी यू कहो कि वो प्रॉस्पेरिटी में रहते थे, प्रॉफिट में रहते थे एक्सेट्रा। पर ये जो प्रॉफिट है कभी कभार फ्लक्चुएट भी कर जाता था अगर मॉनसून वगैरह प्रॉपर ना हो तो, दैट इज एन एक्सेप्शन। सो फर्स्ट वाज योर मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स। दूसरे हमारे सोसाइटी में लोग थे जिनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल लेबर्स। ये वो लोग थे जो क्या करते थे, मोस्टली लैंड पे काम किया करते थे। जो जमींदार था वो खुद के जमीन पे तो काम कर नहीं पाएगा, बहुत बड़ा जमीन है, तो वो कुछ लोगों को रखेगा, खरीदेगा, लोगों को पैसे देगा ताकि वो जो लोग हैं वो काम करें लैंड पे। तो एग्रीकल्चरल लेबर्स जो थे वो वही लोग थे जो लैंड पे जमीन पे काम किया करते थे, एंड उनका लिविंग कंडीशन बहुत खराब था। उनको हार्डली मतलब मिनिमम पैसे भी नहीं मिलते थे। जो जितने सस्ते में काम करेगा, देखो ना, बहुत सारे जैसे मैंने बोला 40 to 50% ऑफ लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको काम चाहिए। राइट, तो अब जो मुझे मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काम करेगा, मतलब जितने सस्ते में मेरे लिए काम करेगा मैं उसे रखूंगा। राइट, अब ऐसा है कंडीशन कि मार्केट में बैठे बहुत सारे लोग जिनको जॉब चाहिए, लेकिन जो मेरे हिसाब से काम करेगा, मेरे डिमांड पे काम करेगा, उस और मैं जितना पैसा दूंगा उतने पे काम कर लेगा, तब मैं उसे रखूंगा। राइट, तो ये कंडीशन है। तो मैं उसे मिनिमम मतलब मान लो कि उसे 500 रुपए देने चाहिए, गवर्नमेंट के कहना ये है, पर मैं चाहती हूँ कि वो 200 रुपए में काम करे। एंड अगर ऐसे लोग मुझे मिल गए तो डेफिनेटली मैं उसे 200 रुपए काम कराऊंगी। तो मिनिमम वेज मैं उसे दे रही हूँ, बहुत
जो पैसे हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो काफी कम कमा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनसिक्योर है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई, मुझे हो सकता है 200 रुपए की जगह मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो 100 रुपए में यही काम कर ले, तो मैं उसे हटा दूंगी, राइट। तो इनका जो वर्क है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत इनसिक्योर है। साथ में ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर मतलब क्या, कि तुम्हें कुछ समय होगा, एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि कुछ समय में तुम्हें ज्यादा काम करना होता है कुछ मंथ्स में, एंड कुछ मंथ्स में तुम्हें काम ही नहीं करना होता है, राइट। सो पूरे साल में तुम्हें कुछ दिन काम करना है, बाकी जगह तुम कैसे रहोगे, राइट। काम करोगे तो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाकी कहाँ से कमाओगे, राइट। सो 4 मंथ्स तुम यहाँ पे काम करके कमा रहे हो, बाकी के 6 मंथ्स 7 मंथ्स कहाँ से अर्न करोगे, वो कुछ ठिकाना वगैरह नहीं था, राइट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर। एंड तीसरे हमारे स्ट्रक्चर में आते हैं तीसरे लोग, जिन्हें हम कहते हैं टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब वो लोग जो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इतनी बड़ी लैंड है, अब मैं अगेन लैंड पे खुद काम करूंगी नहीं, तो ये जो टेनेंट्स होते थे, ये टेनेंट्स बेसिकली मेरे लैंड को क्या करेंगे, खरीद लेंगे, रेंट को मेरे लैंड को रेंट पे ले लेंगे, खरीद लेंगे, ओके। एंड इस जमीन पे काम करेंगे और जो भी मिलेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट मुझे देंगे, क्लियर एवरीवन। सो ये क्या हो गया, लैंड ओनर से, यानी कि मुझसे लैंड को रेंट पे लेके कुछ पैसे में मैंने उसको लैंड दे दी है, वो लैंड पे काम करेगा और मुझे प्रॉफिट दे देगा या फिर कुछ पैसे दे देगा। सो दैट वाज द टेनेंट सिस्टम। सो तीनों चीजें, तीनों स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा अग्रेरियन स्ट्रक्चर। जब तुम्हें बोलेगा एग्जाम में कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसे मार्क कर लो, अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर। यहाँ पे तुम्हारे टेनेंट का मैंने डेफिनेशन दे दिया है, बिकॉज टेनेंट में डाउट रह जाता है कि मैम टेनेंट होता क्या है। ओके, सो इट इज समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स लैंड। मेरी जमीन को पे तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, एंड जो रेंट है उसे पे कर रहे हो थ्रू मनी और प्रोड्यूस। ओके, यहाँ तक आई होप सब समझ में आ गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कास्ट और क्लास का सिस्टम क्या था हमारे एग्रेरियन स्ट्रक्चर में या पहले के टाइम में, ओके। सो जब हम कास्ट एंड क्लास की बात करते हैं, मेनली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हायर कास्ट होंगे उनके पास जमीन अच्छी खासी होंगी, तो वो क्या होंगे, मेजर लैंड ओनर्स होंगे। पर अगर हम जाके हिस्ट्री में देखें तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा ब्राह्मण्स जो थे वो उनका हायर कास्ट के लोग थे। अब उनके पास क्या थी, उनके पास मतलब उनके पास लैंड ही नहीं थी कुछ खास, वो इंटरेस्टेड नहीं थे या कोई और रीजन होगा, तो उनके पास लैंड नहीं था, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम कि इसी रीजन की वजह से वो अग्रेरियन स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का देखने को मिलता है कि कुछ हायर कास्ट के ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले के टाइम पे लैंड कुछ खास हुआ नहीं करता था, ओके। वेयर एज हमें देखने को मिलता है कि कुछ रीजन है जहां पे हम देख रहे हैं दो मेजर लैंड ओनिंग कास्ट हमें देखने को मिल रहा है, ओके। जैसे कि उन जो मतलब लैंड ओनिंग ग्रुप्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एक टर्म से बोला जाता है विच इज डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट मतलब क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट मतलब वो कास्ट जिनके पास जमीन भी है और पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर वो होल्ड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल पीपल को, लोकल सोसाइटी को, क्लियर एवरीवन। सो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा था डोमिनेंट कास्ट के बारे में, सो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही क्योंकि मैंने दो चैप्टर में ऑलरेडी डोमिनेंट कास्ट को एक्सप्लेन कर रखा है। सो जट्स इन एंड राजपूत इन यूपी, वो कालिंगाज एंड लिंगियाट्स इन कर्नाटका, ये ऐसे ग्रुप्स है जिनके पास ये काइंड ऑफ दो ऐसे लैंड ओनिंग ग्रुप्स है जो हर स्टेट में कहीं ना कहीं ज्यादा पावर एंड इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्लियर। सो ये हम देखते हैं। एक और चीज हमें देखने को मिलता है कि पहले के टाइम पे क्या था ना कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो लोअर कास्ट की फैमिलीज हैं उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहेगी क्योंकि वो क्या करते थे, वो सिर्फ लेबर का काम करते थे। लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग भी है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इंडल्ज होकर अपने इकोनॉमिक स्टेटस को उठाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द थिंग विच वी सॉ। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में तुम्हें बताया यही जा रहा है कि जो डोमिनेंट कास्ट था, यानी कि जो हाई कास्ट के हाई रैंक के लोग थे, वो क्या क्या करते थे, मेजोरिटी ऑफ लैंड उनके पास हुआ करता था एंड वो लैंड पे अच्छी खासी पकड़ रखते थे, पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक पावर उनके पास थी पहले के टाइम पे डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स में, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें एससीज और एसटीज की या ओबीसीज की, तो या फिर दलित्स की भी अगर हम बात करें, अनटचेबल्स की, तो ये क्या करते थे, ये पहले के टाइम पे बस एग्रीकल्चरल लेबर प्रोवाइड किया करते थे, वो भी कम से कम चीप मनी में,
मतलब बहुत कम पैसे लेके वो एग्रीकल्चरल लैंड पे सर्विस देने का काम ही किया करते थे, ये हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इसकी वजह से हम क्या देखते थे कि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था ऑफ दीज पीपल। क्लियर? द रफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास हमें यही देखने को मिल रहा है कि वही है जिसके पास लैंड, कास्ट के बारे में भी वही है कि जिसके पास लैंड ज्यादा था उसी कास्ट को फेवर किया जाता था, एंड जिनके पास लैंड कम था उनको ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर सीइंग। बेस्ट एक्सेस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज किसके पास थी, या प्रिविलेज किसके पास थी? अगेन इन दी अपर कास्ट, या यू कहो प्रोपरेटरी कास्ट। प्रोपरेटरी कास्ट वही कास्ट है जिनके पास क्या होती थी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, मतलब बहुत ज्यादा जमीन थी और अच्छा खासा कमांड था, मतलब लेबर का भी ग्रुप उनके पास था, तो लेबर की भी कमी उन्हें नहीं होती थी। तो हम इन्हें हायर कास्ट ना कह के प्रोपराइटरी कास्ट कहते हैं, वही जैसे जट्स इन वी हैव रेड जस्ट नाउ, राइट? सो ऑल दीज पीपल जैसे जट्स हो गए, वोकालिंगर्स हो गए, ये सब क्या है, प्रोपराइटरी कास्ट के अंदर ही आते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है और कमांड है ऑन दी लेबर। क्लियर एवरीवन? देख क्या रहे हैं हम कि मेंबर्स ऑफ लो रैंक जो कास्ट ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड क्या किया करते थे, लेबर किया करते थे, वही चीजें हैं। एंड डेज पर ईयर टू द जमींदार और लैंडलॉर्ड, क्योंकि जो जमीन है उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा कंट्रोल हासिल किसके ऊपर था, मतलब यही है कि जमीन पे किसका कंट्रोल हुआ करता था, तो अपर एंड मिडिल कास्ट का कंट्रोल हुआ करता था। तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट ग्रुप्स जो थे, उनके पास क्या था, उनको बस एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता था, एंड एक बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट आ गया था। बॉन्डेड लेबर मतलब क्या था, बॉन्डेड लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्डेड या अनपेड लेबर वही होता है जिसका मतलब ये है कि तुम काम करोगे और तुम्हें प्रॉपर वेजेस ना मिले, मिनिमम वेजेस भी ना मिले, तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, इससे एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड तुम कैसे कैसे अपनी लाइफ मैनेज कर पाओगे। सोचो ना, उस टाइम को इमेजिन करके देखो, तो तुम्हारे पास जमीन है नहीं, तुम किसी और की जमीन पे जाके काम करते हो, बहुत सस्ते में काम कर रहे हो, तो उतने पैसे में तुम्हारा तो जीने रहने का ठिकाना है नहीं, अपने फैमिली का कैसे गुजारा करोगे उतने कम पैसे में। तो ये कंडीशन थी, बहुत एक्सप्लॉइट होते थे, जैसे तैसे उनको काम मिलता था और उस काम से भी, उस पैसे से भी उनका गुजारा नहीं, उनको क्या, उनके खर्च भी तो थे, खाना भी है उनको, उनके बेटी है तो फिर उनके डाउरी के लिए भी इंतजाम करना है, फिर अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसके हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा भी, तो कैसे संभालते वो, राइट? सो यही है एक्सप्लॉयटेशन जो उन्हें उस टाइम पे फेस करना पड़ता था। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे विच इज इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ा लैंड रिफॉर्म का? तो ये हम लोगों ने समझा कि पहले एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट भी नहीं बोले, इतना ज्यादा भी हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, पर या अप्रॉक्स पहले के टाइम पे कैसे हम लोग, हमारी सोसाइटी थी, पहले हम लोग कैसे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, सेल्फ सेंटर्ड रहते थे, कल्चर को, एग्रीकल्चर और कल्चर कैसे एसोसिएट हो गए थे हमारे लाइफ से, ये सारी चीजें हम लोगों ने इन डिटेल समझी। कैसे एग्रीकल्चर की वजह से क्लास और कास्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्ट्रगल हम लोग देखते हैं इन दी लो कास्ट पीपल एंड हायर कास्ट पीपल कितना एंजॉय कर रहे थे, या उनको कितनी फैसिलिटीज थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी और समझी। अब हम समझेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब यू कहो कि कॉलोनियल पीरियड में एज अ होल कैसा सिस्टम बन गया था एग्रीकल्चरल लैंड और हमारे लोगों का। साथ में हम ये भी समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए, हमारे लैंड से हमें कुछ बेनिफिट्स मिला या नहीं मिला, ये सारी चीजें हम समझेंगे। क्लियर? तो अब हम समझते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स आए, तो क्या ब्रिटिशर्स के आने से हमारे लैंड से हमें कुछ फायदा मिलना चालू हुआ? जैसे हम लोग क्या थे, हम लोग एग्रीकल्चर किया करते थे इन द ट्रेडिशनल वे, राइट? हमारे पास टेक्निक नहीं थी, मशीन वगैरह कुछ खास था नहीं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफी सिस्टम्स, मतलब एक चीज, एक सिस्टम बना दिया, एक प्रोसेस, एक नो एक तरीका बना दिया जिसके थ्रू हमें चलना होता था, एक पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता था। तो लेट्स सी व्हाट वाज दैट पैटर्न। सो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम को। पहले भी थी वैसे तो जमींदारी सिस्टम, पर जमींदारी सिस्टम को इन्होंने काफी ज्यादा अपने फायदे के लिए यूज किया। देखते हैं कैसे यूज किया। जैसे क्या था ना, हम लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पे राजा वाजा थे, राइट? राजा थे, एंड राजा के पास जमीन हुआ करती थी, अच्छी खासी जमीन थी। अब ये जो राजा है, किंग है, इसके पास टाइम कहाँ है कि वो लैंड को मैनेज करे, तो वो क्या करता था, वो इस लैंड को अपने मंत्री को दे देता था, या यू कहो इन शॉर्ट जमींदार को दे दिया करता था, या यू कहो लोकल किंग्स को दे दिया करता था, जमींदार को दे दिया करता था। तो ये जो लोकल किंग है वो मैनेज किया करता था इस जमीन को। एक और चीज मैं बता दूं
ये जो जमींदारी सिस्टम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया वाज लाइक, इंडिया के कुछ पार्ट्स में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे एंड कुछ पोर्शंस में इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। तो जमींदारी सिस्टम उस जगह पे इंट्रोड्यूस था जहां पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे जमींदार के थ्रू। तो जो रूलर है वो जमींदार को अपॉइंट करते थे, जमींदार जो है वो लैंड को कंट्रोल किया करते थे। अब जो जमींदार हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह देखते थे एंड कुछ टैक्सेस पे कर दिया करते थे रूलर्स को और अपना गुजार बसर करते थे। ब्रिटिशर्स जैसे ही आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इन लैंडलॉर्ड्स को या जमींदार को पॉलिटिकल पावर तो उनके पास पहले से थी, अच्छी खासी और ज्यादा पावर दे दी, मतलब उन्हें और ज्यादा जमीन दे दी ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने बोला कि तुम जमीन पे अच्छा खासा कंट्रोल हासिल करो, उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए टू जमींदार। ओके, अंडर ब्रिटिशर्स हम लोगों ने देखा कि जमींदार जो थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लिए थे अपॉन द लैंड एंड अपॉन द पीपल। उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस बन गया था इन द होल सिस्टम ऑफ अर्निंग टैक्सेस एंड एक्सेट्रा। तो हम देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल किया थ्रू दी, ये यू कहो कंट्रोल किया द लैंड थ्रू दी जमींदार, लोकल किंग्स। अब एंड इस सिस्टम में क्या होता था, तुम लोग सभी जानते हो कि इसमें क्या होता था ना, जो जमीन है उस पे जमींदार, उनको जमीन मिल गई है, राइट। अब ये जो जमीन है वो डायरेक्टली जमींदार की हो गई थी इस सिस्टम के अंदर। जमींदार क्या थे, कुछ लेबर्स को अपॉइंट करते थे एंड ये जो लेबर्स थे वो काम किया करते थे एंड इनको कुछ जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो सब जमींदार को मिलता था। तो जमींदार क्या करते थे, कुछ इनको देते थे, कुछ ब्रिटिशर्स को देते थे प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो क्या किया जाता था कि ब्रिटिशर्स ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज कर दिए थे, मतलब हैवी लैंड टैक्सेस उन्होंने इम्पोज कर रखे थे, जहाँ पे बोला गया था जमींदार को खुलेआम बोल दिया गया था कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस हो सके उतना ज्यादा, जितना ज्यादा मनी हो सके उतना ज्यादा तुम एक्सट्रैक्ट करो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो जमीन है, एक और मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो जमीन है ये जमींदार के कंट्रोल में था। ये काफी सारे लेबर्स को अपॉइंट किया करते थे, इस लैंड पे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता था और जो भी प्रोडक्शन था उससे मतलब इस लैंड से जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सके उतना ज्यादा प्रोड्यूस कराया जाता था एंड जो भी प्रोड्यूस है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने खुलेआम जमींदार को पावर दे रखी थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम करवाओ एंड प्रोड्यूस हासिल कराओ। तो काफी ज्यादा ऑप्रेसिव सिस्टम हो गया था जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेट हो गया, डिक्लाइन हो गया। रीजन क्या था कि लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, मतलब बोल रहे थे ना कि जो बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था उनको काम, बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था उनको काम करने के लिए। साथ में वॉर्स था, फमाइंस था एंड क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो जाए तो अलग। अब जमींदार कुछ खास सुन नहीं रहे थे, भाई क्रॉप फेलियर हो गया, ड्रॉट आ गया या फिर पानी उस एरिया में प्रॉपर ना मिली तो क्रॉप फेलियर हो जाता था। अब क्रॉप फेलियर हो गया तो जमींदार को जवाब देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स सुनते नहीं थे, उनको कैसे भी प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, वो कोई बहाना कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहते थे। तो जिसकी वजह से लोग जो थे जो मेन पीजन्स थे, जो लैंड या यू को लेबरर्स थे, वो भाग जा रहे थे लैंड को छोड़ के, क्योंकि ये कंडीशन उनका इतना ज्यादा वो परेशान हो गए थे। भाई ऐसा है ना कि एक छोटा सा मतलब इंस्टेंस दूं मैं तुम्हें कि तुम बहुत थक गए हो, ओके, एंड मैं तुमको जबरदस्ती वीडियो दिखाऊंगा, बोलो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब तुम थके हुए हो ऑलरेडी और तुम और ज्यादा पढ़ो तो कितना ज्यादा तुम एक्सप्लॉइट होगे, राइट। तो अगली बार से तुम मेरे पास आओगे नहीं पढ़ने के लिए कि दीदी बहुत जबरदस्ती पढ़ाती है, राइट। सो ये कंडीशन था यहाँ पे पीजेंट्री का या यू कहो लेबरर्स का। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये था हमारा वो जगह जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। अब सोचो जो जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा वहां पे क्या कंडीशन होगा। तो ये जो कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे एंड उस एरियाज का हालत बताऊं तो वहां पे दूसरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था विच वाज नोन एज रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम थोड़ा बेटर था, क्यों? बिकॉज यहाँ पे रैयत जो थे, रैयत एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब था कल्टीवेटर या फिर पीजेंट कह लो। तो एक्चुअल कल्टीवेटर से यहाँ रिलेशन था, मतलब यहाँ पे कोई जमींदार नहीं होगा, ये लैंड है, लैंड पे कौन काम कर रहा है, लेबरर्स काम कर रहे हैं या यू को कल्टीवेटर्स काम कर रहे हैं। इस लैंड पे जो भी प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे, जो भी प्रोड्यूस हो रहा होता था वो जमींदार को देते थे, जमींदार जाके ब्रिटिशर्स को देते थे। तो एक तीन चेन था, यहाँ पे सिर्फ दो ही चेन हो गया। ब्रिटिशर्स और कल्टीवेटर्स का डायरेक्ट रिलेशन था इन दी रैयतवाड़ी सिस्टम। यू मस्ट हैव रेड दिस सिस्टम इन योर हिस्ट्री। तो यही तुम्हें देखने को मिलता है रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे वो
वो रिस्पॉन्सिबल थे डायरेक्टली, जो भी टैक्स था वो उन्हें डायरेक्टली पे करना होता था। ऑल्सो ब्रिटिशर्स जो थे या गवर्नमेंट जो थे वो डायरेक्टली रिलेशंस रखते थे विद द फार्मर्स। तो यही था, फार्मर्स और लैंडलॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से बर्डन ऑफ टैक्सेशन कुछ एरियाज में कम हो गए थे। ओके, जिससे क्या हुआ, रिजल्ट यही हो रहा था कि काफी ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड हुआ एंड प्रॉस्परस लैंड हुआ, ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट इससे मिला थ्रू रैयतवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम से काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ लोगों का, लेकिन उतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हम ये कह सकते हैं कि उतना ज्यादा नहीं हुआ इन दी रैयतवाड़ी सिस्टम। पर अगेन इसके भी काफी सारे यू कैन से डिसएडवांटेज रहे, कुछ प्रॉब्लम्स इसके भी हुए, लेकिन वो तुम्हारे बुक में अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, हिस्ट्री के बुक में जरूर मेंशन किया हुआ है, राइट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि रैयतवाड़ी सिस्टम का तुमने क्या देखा, जो भी कॉन्स तुम्हें देखने को मिले। इन द कमेंट सेक्शन मुझे लिख के सब बताएगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिले फ्रॉम द हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड। सो सम थिंग्स विल बी देयर इन योर माइंड कि क्या क्या लोगों को परेशानी हुई फ्रॉम रैयतवाड़ी सिस्टम। एवरीवन विल राइट दिस, ओके। सो समझ में आ गया कि कैसे कॉलोनियल टाइम्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल इंडिया के कुछ स्टेट्स में ब्रिटिशर्स का था। जहां इनडायरेक्ट कंट्रोल था वहां पे जमींदारी सिस्टम था, जहां डायरेक्ट कंट्रोल था वहां पे रैयतवाड़ी सिस्टम था, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें देखने को मिलता है सिस्टम। तो नेहरू एंड उनके पॉलिसी एडवाइजर्स ने क्या किया, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हम लोगों ने देखा कि भाई कंडीशन तो भाई बहुत खराब है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि पहले हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया, तो उसमें हम लोगों ने बोला कि भाई एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना स्टार्ट किया। यू रिमेंबर दिस, राइट? इन पॉलिटिकल साइंस यू आर रीडिंग दिस। सो हम लोगों ने देखा क्या कि जैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे हमारा कंडीशन बहुत खराब था। मेन 3 चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे थे, साथ में हमारी कंडीशन ऐसी थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हमारी जो लैंड थी उसके कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, तो काफी लो प्रोडक्टिविटी थी, डिपेंडेंस हम लोग को, मतलब ऐसे कंडीशन हो गया था कि हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे फॉर आवर फूड ऑल्सो, राइट। इंटेंस पॉवर्टी थी इन आवर रूरल सोसाइटी एंड पॉपुलेशन। काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत हम लोग, हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है इन आवर एग्रीकल्चर, इन आवर एग्रेरियन सोसाइटी। हमारे लैंड होल्डिंग सिस्टम में भी चेंजेस लाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में भी चेंज लाना है, और एग्रेरियन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाना है। एज अ होल एग्रीकल्चर का पूरा जो सिस्टम है उसी में चेंजेस लाने होंगे। यानी कि कुछ लोग जो है इनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा लैंड है, तो हमें थोड़ा सा इक्वलिटी लाने की कोशिश करिए। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आए इन द ईयर 1950 से 70s के बीच में, सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आए नेशनल एंड स्टेट लेवल दोनों जगह पे। क्या क्या चेंजेस आए अब हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, अबॉलिश किया गया जमींदारी सिस्टम को। जमींदारी सिस्टम मतलब वही 3 चेन था, पहले तुम्हारे जमींदार, पहले तुम्हारे ब्रिटिशर्स थे, फिर जमींदार थे, फिर पीजेंट्स थे, एज अ होल मैं बोलूँ तो अब ये क्या कर दिया गया, अब ये जमींदार को रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ ब्रिटिशर्स की जगह हमारे, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया तो गवर्नमेंट आ गया, राइट। सो गवर्नमेंट और पीजेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन बना दिया गया, तो जो भी इंटरमीडियरीज थे वो बीच बीच में आ गए, ओके। जैसे हम लोगों ने अबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम को, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ इंटरमीडियरीज जो थे वो भी रिमूव हो गए, लेकिन फिर कुछ और लोग थे जो पावर गेन करने लगे। सुपीरियोरिटी इस सिस्टम के थ्रू, इस अबॉलिशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जमींदार की सुपीरियोरिटी को कम कर दिया, जमींदार का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया। लेकिन हम देखने को मिला कि उनकी जगह कुछ और लोग आ गए, कुछ और लैंड होल्डर्स आ गए जो एक्चुअल पावर मतलब गेन करने लगे। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वही जो हमारे प्रोपराइटरी कास्ट थे वो कंट्रोल करने लगे। ये जो डोमिनेंट कास्ट का टॉपिक था हमारा कल्चरल चेंज में, वहां पे मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया था इस पूरे के पूरे चेन को। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें कल्चरल चेंज देख के समझ में आ गया तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे लिखोगे कि मैम एक बार ये एक्सप्लेन कर दो, तो मैं सेपरेट वीडियो में या शॉर्ट्स के थ्रू से क्लियर कर दूंगी। क्लियर एवरीवन? लेकिन जहां तक मैं बताऊं तो ये एक सिस्टम था। इस सिस्टम में जमींदार को हटा दिया, पर जमींदार की जगह कुछ और लोग आ गए इनडायरेक्टली, जो लैंड पे कंट्रोल करने लगे। एंड अगेन पीजेंट्स का हालत वैसे ही खराब ही रह गया, पर टॉप लेयर्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स को हम लोगों ने हटा दिया। मल्टी लेयर्ड मतलब कुछ मिडिल के लोग आ गए जिन्होंने लैंड पे कंट्रोल हासिल किया, एंड जो पीजेंट्स है वो अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो वही देखने को मिल रहा है कि इसका हम लोगों ने देखा कि
एज अ होल हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जमींदार को हटा दिया, उनकी पावर को हटा दिया, पर कुछ लोग हैं जो इनकी जगह आ गए एंड इनकी जगह आके प्रोप्राइटरी कास्ट बोलो, जट्स बोलो या बेलियार बोलो, नाम मैं भूल गई। सो उन्होंने लैंड पे कब्जा कर लिया एंड अब उनका लैंड है वो, और उनके लैंड पे वो लोग पीजेंट्स को रखते हैं, लेबरर्स को रखते हैं, काम कराते हैं। एंड ये जो पीजेंट्स हैं इनकी कंडीशन अभी भी खराब ही है, राइट। सो एक डिसएडवांटेज मैं बता रही हूँ। एडवांटेज भी, हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। सो हमें दोनों पहलू को समझना चाहिए ताकि हम कोई टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। क्लियर एवरीवन? वैसे मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग व्हिच इज द सेकंड पॉलिसी यू कैन से, विच इज वेयर हम लोगों ने देखा कि टेनेंसी अबॉलिशन हुआ या रेगुलेशन एक्ट्स आया। टेनेंसी मतलब, टेनेंस मतलब जानते हो ना कि एक लैंड है, मैं ये मेरी जमीन थी, तुम लोगों ने मेरे से खरीदी कुछ पैसे में एंड हर महीने तुम मुझे कुछ पे करते हो फॉर दिस लैंड, सो दैट वाज टेनेंट्स। ओके, दोस पीपल यू विल बी टर्म्ड एज टेनेंट्स, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लैंड को कुछ पैसे में लिया है मुझसे, हर महीने तुम मुझे कुछ महीने चार्ज मतलब पैसे दे रहे हो, राइट। सो दैट इज टेनेंट्स। तो अब हम लोगों ने क्या किया, या तो हम लोग टेनेंसी को अबॉलिश करेंगे या फिर हम लोग टेनेंट्स को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने देखा टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट में कुछ स्टेट से हम लोगों ने टेनेंट्स को अबॉलिश कर दिया, कुछ स्टेट में हम लोगों ने कुछ टेनेंट्स को क्या किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ओके, जैसे वेस्ट बंगाल एंड केरला में हम देखते हैं कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर का एंड हम लोगों ने काफी लैंड राइट्स दे दिए टू टेनेंट्स। तो टेनेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गए। क्लियर? तीसरा एंड काफी फेमस है पॉलिसी ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास इतनी लैंड है, राइट। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इन्होंने अपर लिमिट लगा दिया फॉर द अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब इस लॉ के तहत तुम्हारे पास इतनी ही लैंड होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फैमिली के पास इतनी ही लैंड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड दिस वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लैंड एंड प्रोडक्टिविटी तुम्हारे पास है। ओके, स्टेट ने क्या किया, सपोज वो आइडेंटिफाई करती थी एंड ले लेती थी सरप्लस अमाउंट जितना भी है। जैसे मिनिमम तुम्हारे पास 10% ऑफ लैंड होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास 10% ऑफ लैंड से ज्यादा हुआ तो तुमसे वो लैंड जब्त कर लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ओके, दैट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस वॉज द होल सिस्टम ऑल अबाउट। पर तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी अपनी लैंड एवं ही दे देगा किसी को? मतलब लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, तुम भी ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारे पास बहुत सारे लेट्स सपोज चॉकलेट्स हैं, तो तुम क्या करोगे, फ्री में किसी को दे दोगे? बिल्कुल नहीं। तो तुम क्या करोगे, कोशिश करोगे कि मैं अपने चॉकलेट्स को कैसे छुपा लूं, मेरे नजर से तुम कैसे छुपा लो, लाइक दिस यू विल ट्राई टू डू। वही यहाँ पे भी होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है इसके कुछ एक्शंस। क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लोग क्या करते हैं, इस लैंड को मतलब इस लॉ को फील करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, इतनी बड़ी लैंड किसी के पास है तो वो क्या करते हैं, इस परसेंट ऑफ लैंड को क्या करते थे, बेनामी ट्रांसफर्स किया करते थे। एज अ होल मैं बोलूँ तो बेनामी ट्रांसफर में वो क्या करते थे, 10% उनके पास लैंड है, अब बाकी 10% वो क्या करेंगे, वो अपने नौकर को दे देंगे, बाकी 10% अपनी बीवी के नाम पे कर देंगे, उनको डिवोर्स दे देंगे, बीवी को डिवोर्स देके फिर उनको लैंड दे देंगे 10% का। ठीक है, तो ऐसे क्या करते थे, वो नौकर को दे देंगे, अपने पास रखेंगे और अपनी बीवी को डिवोर्स दे देंगे, उसको भी 10% दे देंगे, उसके साथ रहेंगे। सो इससे क्या होगा, उनके पास 30% ऑफ द लैंड, वो मतलब कहाँ गवर्नमेंट ने बोला था कि सिर्फ 10% ही लैंड सबके पास होनी चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, बेनामी ट्रांसफर्स के थ्रू तुम या बेनामी ट्रांसफर्स के थ्रू तुम 30% ऑफ द लैंड अपने पास रख ले रहे हो। तो ये हमें देखने को मिला एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑफ दिस लॉ। सो यही है तुम्हारे लैंड सीलिंग एक्ट, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई पॉलिसी तो ला दिया गया, लेकिन कैसे देख रहे हो ना लोग कैसे पॉलिसी के थ्रू पॉलिसी के साथ खेल मार रहे हैं, राइट। सो तुम्हें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, विच इज अगेन वेरी चैलेंजिंग, बट यू हैव टू डू दैट, राइट। सो अगेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर में हम काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो लॉज थे वो कुछ कुछ स्टेट्स में काफी ज्यादा फ्रूटफुल हुए, तो काफी सारे ऐसे भी रीजन या ऐसे स्टेट्स रहे जहाँ पे ये टूथलेस साबित हुए, कुछ इससे फायदा नहीं हुआ खास। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या है, बहुत मतलब नेसेसरी तो था उस टाइम पे, साथ में एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड पॉवर्टी को हटाने के लिए, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स को। ठीक है, तो अगेन हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो हर जगह अलग अलग इफेक्ट पड़ा इन लैंड रिफॉर्म्स का। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच आई जस्ट नाउ टोल्ड।
सो आई होप दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब इसके साथ तुम्हारा पहला एमसीक्यू आता है जिसका आंसर तुम्हें लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैं देख रही हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से बहुत एक्टिव होकर आंसर्स दे रहे हो, जैसे आकाश ने दिया था, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग जैसे आकाश ने मुझे बहुत अच्छे से आंसर दिया था। तुम लोग क्या करो, टाइम स्टैम्प्स को मेंशन करो एंड इसके साथ आंसर्स को दो, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही आंसर्स देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से आंसर प्रॉपरली मेंशन करो क्वेश्चन नंबर 1, या फिर प्रॉपरली मेंशन करो टाइम स्टैम्प को एंड उसके साथ आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, द रफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि लो कास्ट जो है वो हमेशा रिच रहेगा, या इसका मतलब ये है कि अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बेस्ट एक्सेस उनके पास होगा तो लैंड एंड रिसोर्सेज, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके पास डोमिनेंट लैंड ओनर्स रहेंगे, उनके पास ज्यादा जमीन रहेगी, या फिर लैंड वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल कास्ट ग्रुप्स। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद दूसरा तुम्हारा एमसीक्यू है विच इज द टर्म प्रोपराइटरी कास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कास्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कास्ट जिसके पास मेनली वर्कड एंड बॉन्डेड लेबर्स हो, या फिर ऐसे कास्ट ग्रुप्स जिनके पास ट्रेडिशनली ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड, मतलब ऐसे कास्ट जिनके पास ज्यादा जमीन हो, या फिर ऐसे कास्ट जिनके पास जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ऐसे कास्ट जो कि इंक्लूडेड है इन excluded है from agriculture. So you have to write both of the MCQs के answer in the comment section, and then we'll be moving with the next topic which is 4.3 जहाँ पे हम discuss करेंगे in detail with what was green revolution and social consequences. One more thing I will say till here is that हम लोगों ने चैप्टर को अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के बेसिक्स को समझा, यानी कि हम लोगों ने अभी तक मेनली रिवीजन ही किया कि पहले क्या चीजें थी क्या चीजें नहीं थी, बेसिक समझा। अब इसके बाद जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कुछ ऐसे होंगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड ज्यादा वेटेज यहाँ से बनेगा क्वेश्चन के। क्लियर एवरीवन? ओके, सो एमसीक्यूज के आंसर फटाफट से लिख दो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है एंड ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समाज में इफेक्ट पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं अभी तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने राय लिख के बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। रेवोल्यूशन मतलब कि कोई मूवमेंट है, कुछ चेंजेस आए हुए हैं एक्सेट्रा, राइट। ग्रीन मतलब क्या, हरा हरा कुछ राइट लिख के बताओ कि क्या समझते हो तुम अभी तक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एक गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोगों ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। मतलब एग्रीकल्चर पहले कैसे किया जाता था, पहले बहुत फावड़े वगैरह का इस्तेमाल करके, बैलों का इस्तेमाल करके हम लोग प्लाविंग वगैरह करते थे एंड एग्रीकल्चर का प्रोसेस किया करते थे। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना हुआ, चाहे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया करना हुआ, सीड्स डिफरेंट जैसे हम लोग कहते हैं HYV सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो भी कहो तुम, तो इसका इस्तेमाल हम लोगों ने देखा इन आवर एग्रीकल्चर। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, काफी सारे इनपुट्स हम लोगों ने देखा इस्तेमाल होने लग गया फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे हमें क्या देखने को मिला, काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। चलो थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और समझते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम है अगेन जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इन ऐसे एरियाज जहाँ पे पानी की ज्यादा, मतलब पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, इरिगेशन की फैसिलिटी जिस जगह पे थी वहां पे ही ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, एंड मेनली इसको टारगेट किया गया था व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज में इस ग्रीन रेवोल्यूशन को टारगेट किया गया था। ओके, यहाँ पे हम लोग नए सीड्स का इस्तेमाल करते थे इन आवर एग्रीकल्चर। क्लियर एवरीवन? सो हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। हम लोगों ने देखा कि कौन से एरियाज में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, तो पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में हम लोगों ने देखा। तमिलनाडु, ये एक ऐसा रीजन बने जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, विगरस डिबेट चलती है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, जैसे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, जिसको हम लोगों ने देखा बाय द सोशल साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं एंड इन्वायरमेंटलिस्ट एज वेल। इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स पड़े जिसके बारे में डिस्कस करते हुए, डिबेट करते हुए हमें देखने को मिलता है। सो इंडिया क्या बना, एक पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंडिया पहली बार, बेनिफिट्स की बात करी मैं। क्लियर एवरीवन? तो हमें ध्यान में रखना है
कि बेनिफिट्स क्या थे एंड डिसएडवांटेजेस क्या थे या एडवांटेजेस वगैरह एक्सेट्रा। बेनिफिट्स देखने को मिला क्या कि इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या बना, सेल्फ सफिशिएंट बना फॉर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। ओके, सेकेंड मेजर अचीवमेंट क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक क्या हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट के द्वारा इसे बोला गया कि एक मेजर अचीवमेंट है हमारे लिए। वेर एज इसके नेगेटिव साइड्स भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पे इसका काफी भयावह असर पड़ा, जैसे काफी ज्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, लैंड की क्वालिटी बहुत खराब होने लगे हैं, जो उससे प्रोड्यूस निकल रहा था वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं था। ओके, दैट इज द प्राइमरी एंड फर्स्ट थिंग विच वी कैन सी ओवर हियर। जो लार्ज फार्मर्स थे वो तो भाई उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, उनके पास जमीन थी, तो जमीन से जो प्रोड्यूस हो रहा था उससे अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, तो वो नई टेक्नोलॉजी अपने लैंड के लिए वो खरीद सकते थे, जैसे चाहे वो इनपुट्स हो या चाहे वो जो भी मशीन्स वगैरह हो। लेकिन जो मार्जिनलाइज एंड स्मॉल फार्मर्स थे वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी समाज में, सोशल प्रॉब्लम्स या सोशल इम्पैक्ट की बात करें हम लोग। ओके, हेल्थ वाला इम्पैक्ट तो हम लोग जानते ही हैं, बेसिक इम्पैक्ट तो हम लोग एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन सोशल इम्पैक्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो ये सोशल इम्पैक्ट पहला हमें देखने को मिला कि जो स्मॉल थे वो स्मॉल एंड मार्जिनाइज फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज हम देखने को मिलता है क्या कि अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, मतलब स्मॉल फार्मर्स का ये कंडीशन था, मार्जिनलाइज फार्मर्स का ये कंडीशन था कि वो हार्डली अपने नीड्स को फुलफिल कर पा रहे थे। जो भी लैंड था उससे जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो अपने खाने के लिए बच रहा था बस, और मार्केट के लिए बच ही नहीं रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कंडीशन उनकी थी। तीसरी चीज हम देखते हैं क्या कि एग्रीकल्चरलिस्ट और जो फार्मर्स थे वो क्या कर रहे थे, सरप्लस प्रोड्यूस कर पा रहे थे, जो भी सरप्लस वगैरह प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो मार्केट के लिए बचा के रखते थे एंड मार्केट में सोल्ड कर रहे थे, जिससे काफी ज्यादा उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे एंड वो काफी ज्यादा उनका स्टेटस बढ़ने लग गया, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस उनकी बहुत बेहतर हुई। तो द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट है याद रखना, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में इनइक्वालिटी बढ़ने लगी, जहाँ पे जिनके पास जो फार्मर्स जिनके पास पैसे थे, जो लार्ज फार्मर्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, वो अच्छे खासे अपने प्रॉफिट उनको मिल रहा था, तो वो क्या हो रहे थे, वो रिच और ज्यादा रिच बन गए। एंड जो पुअर थे ऑलरेडी उनके पास तो पैसे ही नहीं थे कि वो ये सारे मशीन्स खरीद पाए, उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लग गई थी इन दी फर्स्ट फेज। तो इनइक्वालिटीज जो थी हमारे वो बढ़ने लगी समाज में, रूरल एरियाज में। और क्या चीजें हमें देखने को मिली, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने लग गया। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपनी जॉब के लिए, क्योंकि हम उनके पास इतना वो कमा नहीं पा रहे हैं कि उनको वो अपने डेब्स को बढ़ पाए एक्सेट्रा, तो वो क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे थे, मतलब कहीं और जाके काम ढूंढ रहे थे एक्सेट्रा। लैंड ओनर्स जो थे वो क्या करने लगे, बैक टू लैंड, मतलब जो टेनेंट्स को लैंड दिया करते थे, मतलब ये मेरी जमीन थी, मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ पैसे में ये जमीन तुम्हें दे दी एंड तुम इस पे काम कर रहे हो एक्सेट्रा, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं तुमसे वो जमीन हड़प लूंगी, क्योंकि मुझे देख रहा है ना कि ये मेरे जमीन पे मैं जितना काम कराऊंगा इन सभी टेक्निक्स, मशीन्स वगैरह को यूज करके, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन उसका लुप्त मैं उठा पाऊंगा अपनी जमीन पे, तो मैं तुम्हें क्यों जमीन दूं, मैं अपनी जमीन को वापस ले लूंगी एंड मैं उस जमीन पे और ज्यादा काम करूंगी, और ज्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेट करूंगी और मेरा लाइफस्टाइल और बेटर होगा। सो वही हो रहा था यहाँ पे सोसाइटी में हमें देखने को मिला, टेनेंट्स से लैंड ले लिया जा रहा था, जिससे क्या हुआ, टेनेंट्स की कंडीशन भी खराब होने लग गई। ओके, इन एडिशन हम लोग देख रहे थे मशीनरीज का इस्तेमाल बढ़ने लग गया था एंड जो सर्विस कास्ट पीपल थे, मतलब कुछ सर्विस देने वाले पीपल जो कि मतलब ऐसे टाइम पे जब हार्वेस्टिंग वगैरह का के लिए ज्यादा लोगों की मतलब जरूरत होती थी, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसके लिए उनको पैसे मिलते थे। तो अब सर्विस कास्ट के जो ग्रुप्स के लोग थे उनका भी काम खत्म हो गया क्योंकि मशीन्स इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला इस रीजन की वजह से। क्लियर? सो हम यही देख रहे थे कि रिच जो है, अगेन जैसे मैंने बताया, रिच जो थे वो रिचर होते गए एंड जो पुअर है उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होने लग गई। एम्प्लॉयमेंट जो था एंड वेजेस जो था वो भी वर्कर्स को बहुत ज्यादा कम मिल रहा था। काफी जगहों पे हमें देखने को मिल रहा कि क्योंकि लैंड है, मेरी जमीन है, तो मैं इतनी जमीन, बड़ी जमीन पे खुद तो काम कर नहीं पाऊंगी, तो मुझे लेबरर्स चाहिए। तो लेबरर्स को क्या मिल रहे थे, पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बेनिफिट, एक और बेनिफिट हमें ये देखने को मिला कि लेबरर्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो रहे थे एंड उनके वेजेस भी अच्छे खासे मिल रहे थे बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
पहले के टाइम पे क्या था, ग्रेन के थ्रू हमें पेमेंट हुआ करता था कि मतलब तुम मेरी जमीन पे काम करो, लेबर हो तो मैं तुम्हें ग्रेन दूंगी, मतलब तुम्हारे खाना पीना का ध्यान रखूंगी, तुम्हारे अन्न जो है तुम्हारे घर पे वो पहुंचाऊंगी मैं, तुम मेरे जमीन पे बस काम कर दो। लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो अब क्या होने लगा, कैश हम लोग देखने लगे, मतलब तुम मेरी जमीन पे काम करो, मैं तुम्हें मिनिमम कैश दे दूंगा। लेकिन उस टाइम पे महंगाई भी अच्छी खासी बढ़ गई थी, तो जो मैं तुम्हें जितना पैसे दूंगी उससे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। पहले तो तुम थोड़ा सिक्योर थे कि भाई मेरा खाना का व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, तुम्हारे खाने का व्यवस्था, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें पैसे देती थी, तुम्हारे घर का खाना पीना है नहीं हो रहा है उससे मुझे कोई पड़ी नहीं थी। तो लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी। जब कैश पेमेंट का जो वे है वो ग्रेन से कैश हो गया, तो उससे प्रॉब्लम आने लगी लोगों को, उससे वॉर्स कंडीशनिंग होने लगी और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रूरल वर्कर्स की बहुत खराब होने लगी। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, एडवांटेज समझ में आया, डिसएडवांटेज समझ में आया फर्स्ट फेज में। अब सेकेंड फेज में जो कि 1980s के आसपास स्टार्ट होता है, वहां हम देखते हैं कि क्या कंडीशन थी। दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट फेज। अब सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो दैट बिगेन इन 1980s के टाइम पीरियड के आसपास, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि उन रीजन्स में जहाँ पे ड्राई एरियाज थे, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं थी, तो टेक्नोलॉजीज की वजह से या यू को साइंस एंड टेक की हेल्प से वहां पे हम शिफ्ट ला रहे थे, वहां पे भी हम क्या करने लगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करने लग गए। इससे क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन होने लग गया, मतलब हम जितना ज्यादा मार्केट, जितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही ज्यादा हम कुछ अमाउंट बचा के उसे मार्केट में सेल आउट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन उससे क्या हुआ, इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ने लगी, पहले के टाइम पे हम क्या क्या करते थे, पहले के टाइम पे हम बहुत सारे यू कैन से मल्टी क्रॉपिंग किया करते थे हम लोग। मल्टी क्रॉप सिस्टम पहले के टाइम पे था, मतलब एक ही लैंड पे हम काफी क्रॉप्स को उगाया करते थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा कि हम एक ही क्रॉप उगाने लगे, दैट वाज कॉल्ड मोनोक्रॉप रेजिम का इस्तेमाल होने लग गया। जिससे क्या हुआ कि अगर जो एक ही लैंड है एंड एक ही लैंड पे हम एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, तो अगर उससे हमें एक ही क्रॉप, अगर मान लो ड्रॉट आ गया या फिर बाढ़ वगैरह आ गई, तो ये जो एक ही क्रॉप था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड हमारे पास कोई बैकअप प्लान है नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक इनसिक्योरिटी, ग्रेटर इनसिक्योरिटी आने लग गई। ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम। देन अनदर नेगेटिव आउटकम जो हमें देखने को मिलता है ग्रीन रेवोल्यूशन से इज कि हमारे सोसाइटी में रीजनल इनइक्वालिटीज आने लग गई। मतलब कुछ एरियाज जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन था, मतलब कुछ एरियाज जहाँ पे तुम्हारी टेक्नोलॉजीज थी, या यू कहो फार्मर्स काफी ज्यादा रिच थे, तो उन एरियाज में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिला। वाइल कुछ एरियाज जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम, वो एरियाज जो हैं वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड रह गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज पहुंच नहीं पाई, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रह गया एंड वो ड्राई रीजन उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सो ये क्या हो गया कि रीजनल इनइक्वालिटीज, मतलब कुछ रीजन काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो गए तो कुछ रीजन जो है वो बैकवर्ड ही रह गए। राइट, नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड जो था वो बहुत पावर रखता था। राइट, जिसके पास जमीन थी उसके पास अच्छी खासी पावर थी, जिनके पास जमीन नहीं थी उनको मजबूरी में जो भी पैसा मिल रहा था उसी में जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ रहा था, और इससे एक्सप्लॉयटेशन काफी बढ़ गया एंड वायलेंस भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है इन द रीसेंट टाइम्स। हम क्या देख रहे हैं, काफी ज्यादा डीप इन एक्सटेंसिव। हम पहले क्या करते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होने लग गया, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लग गया इन दी एग्रीकल्चर। लेकिन तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि हम अपने लोगों के ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे पास पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल नॉलेज था, उसी के बेसिस पे हम क्रॉप्स को सो किया करते थे एंड उगाया करते थे। लेट मी टेक द प्रीवियस पेन ओनली। सो ऐसा हम लोग अपने पहले के नॉलेज पे डिपेंडेंट थे, लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम साइंस एंड टेक पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए एंड इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा, जैसे हम जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे हाइब्रिड जो सीड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उससे हमें काफी ज्यादा नेगेटिव अपने इन्वायरमेंट पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सोशल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा खराब है, जैसे हम देख रहे हैं रीजनल इनइक्वालिटीज आ रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज आ रहे हैं, वायलेंस का बढ़ रहा है। राइट, सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है कुछ एरियाज में। तो रिच क्या हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, पुअर क्या हो रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन टू फ्रेजेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के सोशल इम्पैक्ट्स क्या पड़े, एक्सेट्रा। क्लियर एवरीवन? इसके हम लोगों ने प्रोज भी पढ़े कि क्या एडवांटेजेस हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से मिला, लेकिन एडवांटेजेस से ज्यादा हमें डिसएडवांटेजेस मिल रहा है। इससे हम क्या देखने को मिल रहा है कि लोग जो है, जो हमारे सोशोलॉजिस्ट है, ये जो भी हमारे नॉलेजेबल पीपल है, सोशल
साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें वापस से वही ट्रेडिशनल वे को यूज करना चाहिए। अब हमें ये जो पेस्ट्स हैं एंड पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनको इस्तेमाल करना बंद करो एंड वापस से पुरानी तरीके की जो फार्मिंग थी, पुरानी टेक्निक्स थी, पुरानी नॉलेज, जो ट्रेडिशनल वे था ऑफ या ट्रेडिशनल मेथड था ऑफ डूइंग दिस एग्रीकल्चर, वो हमें वापस से स्टार्ट करना चाहिए। ये कुछ लोगों का कहना है। इन दिस पैराग्राफ इट इज एक्सप्लेनिंग। Clear everyone? Next topic is transformation in rural society after independence. Independence के बाद से क्या क्या changes हमें सोसाइटी में देखने को मिला रूरल सोसाइटी में। So, सबसे पहले हमें देखने को मिला कि हमने देखा एग्रीकल्चरल लेबर का इस्तेमाल, मतलब हम देख रहे हैं कि कल्टीवेशन के प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एग्रीकल्चरल लेबर का एक्टिविटी ज्यादा बढ़ते हुए देखा, मतलब जमीन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोगों ने देखा कि जो टेनेंट्स हैं उनसे भी लैंड ले रहे थे लैंडलॉर्ड्स। तो जमीन क्या थी, जमीन बहुत बड़ी थी, तो जमीन पे काम करने के लिए लैंडलॉर्ड्स नहीं, एग्रीकल्चरल लेबर की जरूरत पड़ रही थी। दूसरा क्या था, शिफ्ट था, मतलब पेमेंट क्या शिफ्टमेंट हुआ। पहले ग्रेन के थ्रू पेमेंट होता था, अब कैश के थ्रू होने लग गया। रिलेशनशिप्स में भी चेंजेस आए। पहले क्या थे रिलेशनशिप्स, हमारा रिलेशनशिप विद द लैंडलॉर्ड वाज सच दैट वो हमारा ध्यान रखता था, हमारे खाने पीने का ध्यान रखता था, हम काम करते थे, वो हमारे खाने पीने का ध्यान रखता था। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई पैसा देकर छोड़ देता है, तो एक फॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया। ओके, पहले जो बॉन्डेड रिलेशन था वो आ गया, यानी कि तुम्हें अब देखने को मिलता है कि वही पैसे के बदले तुम्हें काम करना होता है एक्सेट्रा। ओके, राइज ऑफ, एक हम देखते हैं राइज ऑफ फ्री वेज लेबरर्स, यानी कि जो हमारे फ्री वेज लेबरर्स थे पहले के टाइम पे क्या कि अनपेड भी होते थे या मिनिमम पैसे कम से कम मिलते थे। अभी देखने को मिला कि जो फ्री वेज लेबरर्स है, मतलब जो लेबरर्स है उनको पैसे के ऊपर, मतलब पैसे देते थे हम एंड उनको उनसे हम काम करवाया करते थे। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम केम। पहले के टाइम पे क्या था, काफी डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था। अभी के टाइम पे हम वेज के बेसिस पे लेबरर्स को देख रहे हैं कि भाई पैसा लेने के लिए लोग काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन पहले के टाइम पे अन्न लेने के लिए लोग काम करा करते थे। एंड सो यही है, रिलेशनशिप्स में चेंज आया कि पहले तुम क्या करते थे, एक इनफॉर्मल टाइप का भी रिलेशन था। तुम मुझसे मतलब मैं जिसके लैंड पे काम कर रही हूँ वो मुझे थोड़ा सा छूट भी दे देता था, ठीक है, जान पहचान हो गई थी इसलिए। लेकिन अब नहीं होता था ऐसा, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स हो गया, ठीक है, उतना कुछ है नहीं जो तुम्हें समझना है। नेक्स्ट क्या है, सोशोलॉजिस्ट हमारे हैं एक जॉन ब्रेमन, जिन्होंने बताया कि एक शिफ्ट है, मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे क्या आया, एक शिफ्ट आया है फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। पहले पैट्रोनेज था, पैट्रोनेज मतलब कि वही कि तुम्हारा पेमेंट कैसा दिया करता था, पेमेंट कैसा था पहले के टाइम पे, क्रॉप्स के थ्रू या ग्रेन्स के थ्रू तुम्हारा एज अ होल पेमेंट दिया कर किया पेमेंट होता था। अब क्या होने लग गया, मनी के थ्रू होने लग गया। मनी के थ्रू तुम कैश, मतलब सुनने में तो अजीब लगेगा कि भाई मैम मनी मिल रहा था तो क्या प्रॉब्लम था। उस टाइम महंगाई बढ़ गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि खाना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए जो मनी है वो किसी काम की नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ना उनका खाना वो खरीद पा रहे हैं ठीक से, ना उनका जीना हो पा रहा है, ना उनकी बेसिक नेसेसिटीज चाहे अकोमोडेशन हो या हॉस्पिटल का खर्च हो, वो सब नहीं निकल पा रहा था। दैट इज द रीजन वाई जॉन ब्रेमन ने कहा कि इट वाज अ शिफ्ट, दिस होल थिंग वाज अ शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर एवरीवन? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट रह जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि क्रॉप्स जो है वो अगेन प्राइमरी, मतलब पहले के टाइम पे क्रॉप्स जो था, पहले हम लोग देखते थे कि हम अपने यूज के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या होने लग गया कि जो क्रॉप्स हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब कॉमर्शलाइजेशन होने लग गया, वर्ल्ड मार्केट से कनेक्शन होने लग गया। हम क्या करने लगे, हम मार्केट में अपने प्रोडक्शन को सेल कर रहे थे एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन या यू को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। फार्मर्स जो है वो मार्केट ओरिएंटेड होने लग गए, कल्टीवेशन जो है वो अगेन कॉमर्शलाइज्ड होने लग गया, रूरल एरियाज जो था धीरे धीरे वाइडर इकोनॉमी से कनेक्ट होने लग गया, वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गया। तो जो रूरल एरिया है, आप देखो प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, विलेजेस में स्कूल बनेंगे, विलेजेस में भी डेवलपमेंट होने लग जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें होने लगी धीरे धीरे, विलेजेस का काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लग गया when it was connected to world market, right? सो अब पेस एंड स्पीड अच्छा खासा डेवलपमेंट होने लग गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब गवर्नमेंट ने ये सारी रिफॉर्म्स लाना शुरू की, स्पेशली आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट भी बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स के थ्रू क्रेडिट्स, मतलब लोन वोन देने की कोशिश कर रही थी, ये सारी चीजें आ रही थी। इरिगेशन की फैसिलिटीज गवर्नमेंट
प्रोवाइड करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने लग गया था, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, तो ओवरऑल आउटकम हमें क्या देखने को मिलता है कि रूरल डेवलपमेंट होने लग गया, जहाँ पे रूरल इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर तो था ही, साथ में एग्रीरियन स्ट्रक्चर और ज्यादा बेटर होने लग गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे चीजें चेंज होने लग गई, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने लग गया सिंस 1960s। पहले के टाइम पे क्या था कि भाई मीडियम लार्ज फार्मर्स थे जिनका अच्छा खासा टेक्नोलॉजीज पे कंट्रोल था, एंड वो क्या करते थे, जो हमारे यू कैन से कि पहले के टाइम पे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो रिच फार्मर्स थे उनकी कंडीशन काफी बेटर थी, तो वो क्या किया करते थे, वो इन्वेस्टमेंट करते थे। इन्वेस्टमेंट ऐसे करते थे, कहाँ करते थे, बिजनेस वेंचर्स में कहीं कहीं इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, राइज होने लग गया एंटरप्रेन्योरल ग्रुप्स का। सो धीरे धीरे रूरल डेवलपमेंट होने के साथ साथ हम लोग देख रहे थे कि लोग इन्वेस्टमेंट करने लग गए एंड टाउन्स में जा जाके रहने लगे। तो इससे क्या हुआ, एज अ होल पॉलिटिकल गांव में, रूरल एरियाज में पॉलिटिकल डोमिनेंस बनने लग गया इन दी ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरल ग्रुप्स, एंड अगेन रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे हमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये जो चेंजेस हैं वो रिच लोगों के लिए, जिनके पास जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा। अब देखो कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी खरीदने का भी नहीं है पैसा, तो वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो भी तो देखने वाली बात है। अब कुछ एरियाज जहाँ पे जैसे वेस्टर्न ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है या बिहार वाले एरियाज हैं, ऐसे एरियाज में तुम टेक्नोलॉजीज है कि नहीं, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है डेफिनेटली इन एरियाज में। तो इसका हम लोग असर क्या पड़ते हुए देख रहे हैं कि इन एरियाज में हमें कुछ खास चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे हैं। वही है, रीजनल वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन था वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिन एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है इन द रूरल एरियाज। केरला जैसे स्टेट की बात करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो केरला की इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉलिटिक्स अच्छा खासा है, वेलफेयर, माइग्रेशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें लेस डिपेंडेंट, मतलब हम देख रहे हैं कि केरला में लोग जो है वो काफी कम डिपेंडेंट है ऑन फार्मिंग, बट अब मोर हम लोग को देख रहे हैं केरला के लोग जो है वो मोर इंटीग्रेटेड हो रहे हैं फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबल लेवल पे इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के काम करने लग गए हैं। सो इसीलिए रूरल लेवल पे केरला का डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है, एक्सेट्रा। And with this comes your third MCQ, which is green revolution mainly focus करता है which crops in India. Option A, is it cotton and jute? Option B, wheat and rice? Option C, maize and barley? या फिर option D, sugarcane and pulses? ये तुम्हारा थर्ड है। अगेन टाइम स्टैम्प्स देकर ही आंसर लिखो, दैट विल बी मोर सुटेबल, तब मैं आंसर्स को अच्छे से चेक कर पाऊंगी कौन से क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, who described the changes in the landlord worker relations as a shift from patronage to exploitation? ये जो phrase है patronage to exploitation, ये किसने कहा है, कौन से sociologist ने कहा है? Is it M.N. Srinivas, is it John Bremen, is it A.R. Desai और इफरान हबीब? इन सभी में से कौन सा राइट ऑप्शन है, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम मूव करेंगे इन द सर्कुलेशन ऑफ लेबर, की कैसे लेबर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, अपने एरिया से मूव कर रहे हैं टू द सिटीज एंड टाउन्स फॉर जॉब्स एंड एक्सेट्रा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। सो जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल रिलेशंस था ऑफ द यू कैन से द लैंड ओनर्स एंड जो हमारे लेबरर्स थे, उनका रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रह गया है, पर काफी चेंज हो गया है। सो इससे हमें क्या देखने को मिला कि अब लोग जो है वो, क्योंकि उनका रिलेशन सब पैसे वाला ही हो गया है, तो उतनी सा पैसा कमाने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे थोड़ा और जॉब्स के लिए ढूंढना पड़ेगा और दूसरे जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे मेरी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो सके और मैं अपनी कम से कम फैमिली तो चला सकूं। सो ये कंडीशन थी मेरी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अब दूसरे एरिया पे मूव करूंगी जिससे मुझे प्रॉपर
क्योंकि यहाँ तो मुझे अच्छे खासी पैसे मिल नहीं रहे हैं जिससे मैं सर्वाइवल कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी सीजन वाइज कहाँ डिमांड है। जैसे मेरा एरिया है या जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो रहा है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में जैसे पंजाब हो गया या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, उन एरियाज में मैं जाऊंगी एंड वहां पे मैं फार्म मतलब एग्रीकल्चर का काम करूंगी, तो वहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैं अपने एरिया से उठ के ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया में जाके काम करने लग जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें सर्कुलेशन लेबर में क्या देखने को मिलता है, सीजनल डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि जिस जगह पे एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे हमें लेबर्स की ज्यादा जरूरत होती है, एंड कुछ मंथ्स होते हैं जहाँ पे लैंड पे हमें ज्यादा काम नहीं करना होता है। सो जिस टाइम पे हमें लेबर्स की ज्यादा जरूरत होती है, उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, मैं उस एरिया पे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया पे मूव करूंगी। क्लियर? सो ऐसा होने लग गया। तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो है वो इन सर्च ऑफ सर्कुलेट करने लगे फ्रॉम देयर होम विलेज टू दो प्रॉस्परस रीजन फॉर, क्योंकि वहां पे लेबर की डिमांड चल रही थी। ओके okay? अब इससे क्या होने लग गया, इनइक्वालिटीज होने लग गया, काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज होने लग गई। अब मैं अपने एरिया से उठ के दूसरे एरिया में जा रही हूँ, एंड दूसरे एरियाज में जो लोग हैं वो उनकी डिमांड है कि भाई मैं इतने में ही काम करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को तो भाई यहाँ पे अच्छी खासी इनकम हो नहीं रही है, तो मेरे को वहां पे बेटर, मतलब इससे बेटर अगर वहां पे मेरे को मिल जाए पैसा, तो मैं वहां पे काम कर लूंगा। यहाँ पे मान लो 50 रुपए में मेरे को काम मिल रहा, 50 रुपए में मेरे को मिल रहा था, वहां पे भले मेरे को 100 रुपए मिलेंगे, तो फिर मैं काम कर लूंगी, ठीक है। भले ही 100 रुपए, लेकिन मैं काम कर लूंगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन वहां के जो ऑलरेडी जो इस एरिया में रह रहे लोग हैं, वो यहाँ पे डिमांड करते हैं कि भाई कम से कम मुझे 150 रुपए तो चाहिए, तब मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं। तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे लैंडलॉर्ड डेफिनेटली किसको हायर करेगा, मुझे ही हायर करेगा, क्योंकि मैं इससे कम में मैं इस 100 रुपए में ही मैं यही काम कर दूंगा जो जिसके लिए ये 150 रुपए डिमांड कर रहा है। तो एज अ होल हो क्या रहा है कि मैं अपने एरिया से उठ के वहां जा रही हूँ, एंड वहां के लोग उठ के कहीं और जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइंड ऑफ इनइक्वालिटी हो रही है, काइंड ऑफ एक चेन बन गया है जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है कि भाई वहां पे भी जाके मेरा एक तो पुअर कंडीशन में मुझे काम करना पड़ रहा है, वो भी 100 ही रुपए मिल रहा है। तो मतलब कंडीशन तो फिर भी खराब ही है, इनइक्वालिटी तो फिर भी है, और साथ में वहां के जो लोग हैं वो कहीं और मूव करें, तो एक काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव चेन बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो एक पहला तो ये है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है कि ड्रॉट प्रोन एरिया एंड लेस प्रोडक्टिव एरिया। जैसे मान लो मैं कोई ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, जैसे हरियाणा या पंजाब, ऐसे एरियाज जहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ खास प्रोडक्टिविटी नहीं है जमीनों में, तो यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग उठ के जा रहे हैं कहीं और काम मिलने। तो या ये क्या हो रहा है, एक फुट लूज लेबर, जॉन ब्रिमन ने इसे बोला है फुट लूज लेबर इन माइग्रेंट वर्कर्स को। क्यों माइग्रेंट वर्कर्स को फुट लूज लेबर बोला है, बिकॉज ये इनके पास जमीन नहीं है। पहली बात तो मेरे पास जमीन नहीं है और मैं जाके वहां पे जॉब कर रही हूँ जो कि इनसिक्योर है, राइट। एंड मैं अपने काम को चेंज करी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैंड पे, जैसे मैंने बोला कि कुछ महीने होते हैं जहाँ पे लैंड पे ज्यादा लेबर्स की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे तो उन महीनों में लेट्स सपोज 2 महीने मैंने वहाँ पे काम कर लिया, बाकी के 10 महीने में कहाँ काम करूंगी। तो मैं कभी फैक्ट्री में जाके काम कर रही हूँ, कभी ये काम कर रही हूँ, कभी वो काम कर रही हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन कर रही हूँ। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन करते हैं, इंक्लूडिंग दी एग्रीकल्चर, टू सर्वाइव, राइट। सो ये यही फुट लूज लेबर का मतलब होता है। मतलब ऐसे लोग जो कि लैंडलेस लेबर है, इनसिक्योर जॉब है, एंड वो क्या करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ माइग्रेंट वर्क, दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ फुट लूज लेबर, एंड दिस वाज द होल कंडीशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो कि हो रहा था। मतलब मैं जो अपनी जगह से उठ के दूसरे जगह पे जा रही हूँ काम करने के, तो मेरा कंडीशन ये हो रहा है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर? ओके। एंड डाउट हो तो वो भी लिखो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर भी करूँ। ओके, डाउट को लेके नहीं बैठे रहना चाहिए। लैंडलेस जो वर्कर्स थे उनके पास बहुत ज्यादा राइट नहीं होती थी। जैसे मैंने बताया, जो माइग्रेंट वर्कर्स कहो या लैंडलेस लेबर करो, उनके पास ज्यादा राइट्स नहीं थी, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। जैसे तैसे वो नौकरी कर रहे थे और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्सप्लॉयटेशन उनको काफी ज्यादा हो रहा था, एंड पैसे भी उनको कमी, मतलब उतना खासा, मतलब मिनिमम वेजेस तो फिर भी उनको नहीं मिल रही थी। कल्टीवेशन वगैरह जैसे तैसे करके उनको काम करना पड़ता था। तो कंडीशन क्या थी कि भाई मैं अपने विलेज से उठ के, यानी कि मेल्स जो है वो अपने घर को छोड़ के, अपने विलेज को छोड़ के जाते थे दूसरे सिटीज में काम करने। तो फीमेल्स और बच्चों का क्या होता था, और उनके
पेरेंट्स का क्या होता था, तो फीमेल्स जो थी वो क्या करने लगी, वो जिम्मेदारी उठाने लगी, फीमेल्स जो है वो एग्रीकल्चर करने लगी, एग्रीकल्चरल लेबर का काम बेसिकली करने लगी, एंड फेमिनाइजेशन होता है यहाँ से ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि लेबर जो है फीमेल्स लेबर बन गई एंड वो भी जमीन पे काम करने लगी, अपने फैमिली को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उन्हें भी काम करना पड़ा, लेकिन इनसिक्योरिटी बढ़ गई, यानी कि उनको मिनिमम क्या, उनको तो थोड़ा भी पैसा नहीं मिल रहा था, मतलब बहुत लोअर वेजेस मिल रहे थे उनको इन कम्पेयर टू द मेन ऑल्सो। अंटिल रिसेंटली हमें देखने को मिला कि वुमेन्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली इन दी एज अ वर्कर्स दैट वी आर सीइंग, बट अगेन पैट्रिलिनियर किनशिप सिस्टम में हमें देखने को हार्डली मिलता है, या कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो प्रिविलेज है, मेल राइट्स जो हैं, उससे हमेशा वुमेन्स को एक्सक्लूड करके रखा जाता है, मतलब वुमेन्स को अगेन लैंड पे मालिकाना हक नहीं होता है, लैंड ओनरशिप का हक नहीं होता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। And with this, we are moving to the last topic of the chapter, which is globalization, liberalization, and ruler society. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर या वन कंट्री टू अनदर फर्स्ट, यहाँ पे मनी का फ्लो होता है, यहाँ पे हम देखते हैं आइडियाज का फ्लो होता है, यहाँ पे ये सारी चीजों का एक फ्लो बनता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इज ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ not only people, not only ideas and commodities, but etc. and number of things. So as a whole you can say globalization एक ऐसा process होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक्सपोज होते हैं, एक्सपोजर हमें मिलता है, कंपटीशन होता है मार्केट में, एक्सेट्रा, ठीक है। हमें चीजें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। पहले हम लोग क्या होते हैं, पहले इंडिया क्या थी, क्योंकि हम लोगों छोटी सी स्टोरी बताऊं तो हम लोग क्या थे, हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की कंडीशन खराब थी, तो हमारे गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट को बंद कर दिया था, हम वर्ल्ड मार्केट से अलग थे। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आती है इंडिया में, वैसे ही ये मार्केट, मतलब इंडिया का जो मार्केट है वो ओपन होता है फॉर वर्ल्ड, ओके। एंड वर्ल्ड क्या करने लग जाती है, मतलब इंडिया जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करता है, वो एक्सपोर्ट भी करने लग जाता है एंड इम्पोर्ट भी करने लग जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम ओपन कर रहे हैं अपने मार्केट को फॉर कि फॉरेन कंट्री के पीपल जो हैं वो आए हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, एक्सेट्रा, ओके, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, सो एक्सेट्रा दीज थिंग्स वी सी इन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया था इन द लेट 1980s। इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर एंड रूरल सोसाइटी में। द पॉलिसी एंटेल्स पार्टिसिपेशन होने लग गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग होने लग गया, विच रिक्वायर्स ओपनिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स, जो कि पहले बंद थी। तो इम्पोर्ट के लिए स्टार्ट हुआ। इम्पोर्ट मतलब कि हम दूसरे कंट्रीज से चीजें खरीदना स्टार्ट कर दिए, ओके। डिकेड्स के बाद स्टेट ने अपने मार्केट को खोला, तो फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे फार्मर्स ने काफी कंपटीशन फेस किया, यानी कि हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर कुछ चीजें बन रही हैं, बाहर की चीजें भी आ रही हैं। जैसे अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो काफी सारे हमें इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स दिखाई देंगे इन द लोकल स्टोर्स, राइट। सो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सेट्रा, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, एग्रीकल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने हुए। प्रॉफिट्स हुए लेकिन चैलेंजेस ज्यादा हो गए। जैसे कि हमें देखने को मिलता है फार्मर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में आए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व हुई। तो क्या चीजें हमें देखने को मिलती है वो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, यानी कि एज अ होल ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट ओनली। क्लियर, ओके। सो सबसे पहले है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि एक इफेक्ट है ऑफ लिबरलाइजेशन, यू कैन से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं जो क्या करते हैं, या यूँ कहो कुछ कंपनीज हैं फॉरेन की, वो आइडेंटिफाई करती है, मतलब बताती है फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हमारी कंपनी है, फॉरेन कंपनी, वो बताएगी कौन सा क्रॉप इस लैंड पे ग्रो करना है, एंड कौन से सीड्स को यूज करना है, क्या क्या इनपुट्स होंगे,
क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या मनी होगा, ये सारी चीज़ें हाँ ये जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी। मतलब ए से लेके ज़ेड तक तुम्हें यू को चलना सिखाएगी, या यू को डायरेक्शन बताएगी कि ऐसे चलो एंड तुम्हें वैसे ही चलना होगा। तो ए से लेके ज़ेड तक तुम्हारे को कंपनी बताएगी एंड तुम्हें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। दैट वाज़ द थिंग व्हिच वाज़ गोइंग ऑन एट दैट टाइम पीरियड। क्लियर एवरीवन? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता था ना कि एक सिक्योरिटी बन गई थी कुछ फार्मर्स को कि भाई हमें पैसा तो मिल ही जाएगा, जो फिक्स प्राइस है वो मनी हमें मिल ही जाएगी। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेनली हम देखते थे कि प्रोडक्शन होता था ऑफ कट फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेप्स, फिग्स एंड पोमीग्रेनेट्स, ये सारी चीज़ों की होती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई थी फार्मर्स को, ऑल्सो ग्रेटर इनसिक्योरिटी भी हो गई थी क्योंकि फार्मर्स जो थी ग्रेटर इनसिक्योरिटी क्यों, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे ऑन दी, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी ऑन दी कंपनी। क्योंकि कंपनी अगर मतलब ये सारी चीज़ें वो ग्रो करवा रही है, अगर कंपनी अपने बात से मुकर गई कि उसे अब नहीं चाहिए ये प्रोडक्शन, तो फिर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फार्मर्स जो थे वो अब पहले के टाइम पे क्या था कि फार्मर्स के पास खुद की नॉलेज होती थी एंड वो डिसाइड करते थे कि उनको कौन सा क्रॉप्स ग्रो करना है, किस वे में प्रोसीड करना है। लेकिन अब क्या करने लगी, ये कंपनी बहुत ज्यादा गाइड करने लगी, तो इससे क्या हुआ, डिसएंगेज हो गए लोग फ्रॉम दी प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कि इंडिजीनियस नॉलेज था वो खत्म होने लग गया, धीरे धीरे इररिलेवेंट होने लग गया। ओके एंड और एक चीज हमें देखने को मिलती है, ये हमारा पहला नेगेटिव आउटकम है। दूसरा नेगेटिव आउटकम हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कंपनीज हैं वो बोलती थी यूज करने को, जिसकी वजह से इकोलॉजी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, लैंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा एंड जो क्वालिटी है ऑफ वट एवर यू आर ग्रोइंग, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, उसका भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। ओके दैट वाज द थिंग। दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है इज एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स, एमएनसीज का हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट्स देखा, मल्टीनेशनल कंपनीज। सो इसमें हम लोग देखते थे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है बेसिकली ये ऐसी कंपनीज थी जो कि क्या करने की कोशिश करी थी, अपने जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उन्हें बेचने की कोशिश करी थी, अपने सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को बेचने की कोशिश करी थी टू दी फार्मर्स। अब वो फार्मर्स जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं लेकिन उन्हें भी वो देख रहे हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो भी ये चांस लेते हैं, वो भी खरीदने की कोशिश करते हैं ये इनपुट्स को एंड सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह को। मेनली एमएनसीज का मोटोज होता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, लेकिन जो फार्मर्स जो गरीब है जैसे तैसे वो जमींदारों से या लार्ज जो लैंड ओनर्स हैं उनसे कर्ज ले रहे हैं, क्रेडिट्स ले रहे हैं एंड रिस्क ले रहे हैं ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उनके जमीन पे वो देखें। तो उससे क्या हो रहा है ना कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पहली बात, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है हमें कि क्योंकि ये जो एमएनसीज के प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा फेल हो जाते हैं, तो फेल होते हुए दिखे, which led to increased dependence on farmers expenses fertilizers and seeds which reduced their profits। अब इससे क्या हुआ, फार्मर्स जो हैं वो उनका प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा हुआ नहीं क्योंकि ये केमिकल वाली चीजें बहुत ज्यादा बेचने लगे, तो कुछ खास ये जो गरीब फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट हुआ नहीं एंड जो कर्जा था वो और ज्यादा इन्हें परेशान करने लग गया। इकोलॉजिकल क्राइसिस अलग हो गया, इनकी जो केमिकल वाली चीजें हैं वो इन्होंने अपने लैंड पे ऐड किया, तो इनका जो लैंड है उसका क्वालिटी और ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से इनको क्या होने लग गया, कर्जा बढ़ गया, लैंड खराब हो गया, अब इनके पास कोई चारा नहीं रह गया, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। तो इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है ये सारी रीजन जो है वो गरीब फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रेस में डाल दे रहे हैं, स्ट्रेस में डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली इस फार्मर्स का सुसाइड का मामला जो है वो काफी ज्यादा रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सुसाइड वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है मेनली, तो यही रीजन है कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब जो जमीन है वो स्मॉल हो गई, शिफ्ट होने लग गया फ्रॉम क्रॉप, मतलब कैश क्रॉप्स, वही कि पहले हमें खाना हमारा फुलफिल हो जाता था लेकिन अब हमें पैसे पे ही रहना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का एंड लिबरलाइजेशन का ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि हमें बहुत महंगे एक तो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, कर्जे हम लोग ले लेते हैं जो फार्मर्स हैं एंड उस कर्ज को पूरा चुकती नहीं कर पाते हैं एंड लैंड उनका खराब हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। स्टेट का जो सब्सिडीज एंड स्टेट का जो सपोर्ट है उस टाइम के आसपास उन्हें बहुत कम मिल रहा था, जिनकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन्स आ गए थे एंड जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 8,900 सुसाइड्स अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2001 टू 2006 में हमें देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में काफी ज्यादा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इन एरियाज में काफी ज्यादा सुसाइड के मामले देखे गए ऑफ फार्मर्स।
क्लियर एवरीवन? सो ये सारी कुछ रीजंस है जिनकी वजह से हमें देखने को मिला कि क्यों फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स में फंस जा रहे हैं, राइट? सो दिस वाज द होल थिंग विच इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पे फर्दर बताया गया है कि कैसे मार्जिनलाइज जो हैं इनकी प्रोडक्ट काफी ज्यादा ये रिस्क तो ले रहे हैं, इसके बाद इनके ऊपर बोरोवर की मतलब वही है कि पैसा वापस दे नहीं पा रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो जा रहा है, जो चीजें मैंने बताई थी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इनकी बेसिक नेसेसिटीज उनकी फुलफिल हो नहीं पा रही है। रूरल एरियाज में भी होता है कि इनकम है तो इनकम के साथ तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, सेरेमनीज में खर्चा जाएगा, डाउरीज में जाएगा खर्चा, फिर अलग अलग एक्टिविटीज होती है, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, इन सभी का खर्चा है, और तुम बेसिक ये सारे खर्चे हैं एंड तुम वही जो चीजें मैंने तुम्हें बताई कि लोग जो है वो मैट्रिक्स में फंस जा रहे हैं एंड काफी ज्यादा बर्डन्स है जिनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये फार्मर सुसाइड में केस देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम की बात करें तो मैम क्या अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है? तो मैं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि इसको कम किया जा सके बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स, जो कि हेल्प कर पाए टू द इंडिया वाइड जितने भी हमारे रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे देख रहे हो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये सारी अभियान एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है टू सपोर्ट द फार्मर्स नाउ, जिससे क्या हो कि फार्मर सुसाइड का जो मामला है वो कम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टिल दिस मच इज ओनली रिटन इन द बुक, उससे ज्यादा तुम्हें बताया नहीं गया है। सो लेट्स नॉट गो इन दैट पोर्शंस ऑल्सो। आई होप कि ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं रह गया है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, जो भी डाउट्स है तुम लोग पूछ सकते हो इन दी यू कैन से इंस्टाग्राम ऑफ माइन savi.m करके तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो एंड कनेक्ट भी हो सकते हो मुझसे। क्लियर एवरीवन? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बाय।